अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। और इस चीज़ पे जो डिस्कशन हम करेंगे, उस डिस्कशन से पहले मैं आपके साथ आपकी कोर्स आउटलाइन जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? अच्छा, इस कोर्स आउटलाइन में हमने चंद एक चीज़ें पहले डिस्कस की थी। अब उसमें जो आज का जिस चीज़ पे हम बात करेंगे और अगले 2-3 लेक्चर्स इसी पे जाएंगे, जिसमें हम आपका जो चैप्टर नंबर 4 है मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इस पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इसके की पॉइंट्स देखें तो वो ये कह रहा है कि नो अबाउट द meant by contingency management, understand the major contingency factors made that must be handled in management situations, recognize the different types of decisions and styles of management। और फिर एक केस स्टडी होगी जो आपके साथ जो है वो डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, जिसमें नंबर 1 ऑप्शन आपके पास ये था कि आप अपने आपको जो हमने बुक रिकमेंड की हुई है आप उस बुक को जो है वो फॉलो कर लें। अगर आप वो बुक फॉलो नहीं करना चाहते तो आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स फॉर यू, और ये फ़ाइल मैं अपने आपके सीआर के साथ शेयर कर दूंगा, और वो सीआर आपके उस ग्रुप में जो है वो उसको आपके साथ फर्दर शेयर कर देगा। तो आज जिस चीज़ में हम बात करेंगे दैट इज़ डिसीजन मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो डिसीजन मेकिंग क्या है कि इट इज़ एन वन ऑफ द एसेंशियल मैनेजमेंट टास्क। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स गेट इन्फॉर्मेशन वाया information systems, oral communication, and possible in other ways. This chapter explores the decision making from the perspective of standard rational model and two alternatives that exist in reality. The chapter also discusses the information system for making decisions at different level of management. जो चीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, टीपीएस एंड एमआईएस विच वर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल। अब इस पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन जो हम कर चुके हैं क्लास में, उससे एक स्टेप अब हम आगे जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से लिए जाते हैं, और वो जो डिसीजंस हैं उन डिसीजंस को आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखें तो अ बिग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एनीथिंग मैनेजर्स डू। अ क्लासिकल लिस्ट ऑफ मैनेजरियल टास्क इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डेलीगेटिंग और डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब इस चीज़ को याद करने के लिए उन्होंने एक सिनोनिम भी यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसको आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं। तो दिस पी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर प्लानिंग, ओ रिप्रेजेंट्स योर ऑर्गेनाइजिंग, एस रिप्रेजेंट्स योर स्टाफिंग, एंड डी रिप्रेजेंट्स योर डेलीगेटिंग, सी रिप्रेजेंट्स योर कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। So it is actually due to maybe the network। और इन सारे स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? हाँ, अगर स्क्रीन शेयर है तो ये टेक्स्ट आप खुद से भी जो है वो इसको एक नज़र गौर से देख लें, ताकि आपको चीज़ों को जो है वो समझ आ जाए कि एक्चुअली हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपके साथ बात ये कर रहा था कि जो मैनेजमेंट बेस्ड डिसीजंस होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। वो जो मैनेजमेंट के हमने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो बेसिक फंक्शन थे मैनेजमेंट के, जिसमें आपके पास प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, लीडिंग था, कंट्रोलिंग था। अब उससे वो चंद स्टेप तक आगे जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि आप इसमें कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग भी ऐड करें, इसमें रिपोर्टिंग भी ऐड करें, और एट दी एंड इसमें आप बजटिंग भी ऐड करें। तो ये सारी की सारी बेसिकली चीज़ें मिलके आपको एक अच्छे डिसीजंस पे ले आती हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर की गई है कि organizing work in organizational departments and offices require analyzing a current work situation, and the next step may be deciding on changes. Similarly, hiring new employees and assigning employees to jobs also ends up with a management decision। अब ये जो आपने एक बंदा हायर करना है वो भी बेसिकली मैनेजमेंट का डिसीजन है।
कि हाँ जी हमें ये बंदा रिक्वायर्ड है, हमने ये बंदा हायर करना है, उस डिसीजन के पीछे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको किस तरह से जो सपोर्ट करता है, वो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे आपके पास गिवन है कि अ डिसीजन इज अबाउट चॉइस मेकिंग, आपने चॉइस बेसिकली करना है। अ डिसीजन मेकर नीड्स टू हैव 2 और मोर चॉइसेस अवेलेबल एंड देन चूज वन ऑफ दोज दैट मेक डिसीजन। डिसीजन हमेशा आपके पास तब होगा, आपके पास तब आएगा जब आपके पास कोई दो ऑप्शंस होंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी जगह ट्रैवल करना है तो उस जगह तक पहुँचने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे तो आप कोई एक डिसीजन लेंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो फिर वो तो उसमें फिर डिसीजन मेकिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ट्रैवल करना है टू कराची, तो उसको ट्रैवल करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप बाय रेल जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, या आप अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो आपके पास अब चॉइसेस आई हैं, उन चॉइसेस में, उन ऑप्शंस में से आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और वो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन की सिलेक्शन है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज योर डिसीजन। अब वो सिलेक्शन आप किस तरह से करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल कॉस्ट देख रहे हैं, आप टाइम कॉस्ट देख रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को देख रहे हैं, आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, आप रेल को देखना चाह रहे हैं, आपने आज से पहले कभी रेल पे सफ़र नहीं किया तो आप रेल के ऑप्शन को देखना चाह रहे हैं, अगर आपने कभी बाय एयर ट्रैवल नहीं किया तो आप बाय एयर को जो है वो प्रेफर करना चाह रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप खुद से देखकर फिर डिसीजन लेते हैं कि आपको करना क्या है। फिर इसी तरह से रिकॉल दैट इन प्रोसेस डायग्राम्स, कि आपके पास वहाँ पे जो किस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो चॉइसेस कैन बी केयरफुली evaluated to arrive at the best one. This is the case of ideal rational decision making. However, when decision makers work under some pressure, they need to settle for a choice that is good enough rather than perfect. Even more, for a deviation from rational decision making happens when decision making is performed over prolonged periods without delivering a clear decision. ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको एक नज़र देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस चीज़ को बेटर एक्सप्लेन करती है, आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम नीचे जाके मैंने आपको दिखाई है कि वो जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है वो किस तरह से जो है वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इफेक्ट करता है। जैसे ये अभी आपके पास यहाँ पे गिवन है दैट फिगर 1 डिपिक्ट्स दिस मॉडल ऑफ सर्कुलर प्रोसेस। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। किसी भी डिसीजन पे आप उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको ये ही मालूम ना हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इफ़ यू नो द प्रॉब्लम यू वुड बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ जी ये प्रॉब्लम थी और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है तो आप किसी एक डिसीजन पे या उसकी रेमेडी पे नहीं पहुंच सकते। ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे एक नज़र तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक पिक्चर आपके साथ यहाँ पे जो है वो शेयर की गई है जिसमें आपको एक साइकिल दिया गया है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है। ये बेसिकली 5 स्टेप फार्मूला है, 5 स्टेप प्रोसेस है जिससे आपको एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो 5 स्टेप्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ तो आपके लिए तो फिर डिसीजंस तो फिर किसी ऑप्शन का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको लग ये रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज इन अ पैटर्न। हर चीज़ जो है वो स्मूथली परफॉर्म कर रही है, हर बंदा अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो आपको किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में से आपने 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स को लेकर उनको डिस्कस करके उनके प्रॉब्लम्स को आपने रेक्टिफाई करना है, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई हो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे अगर एक पेशेंट है और उसको डिजीज़ डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, तो आप उसको किस तरह से मेडिसिन देंगे, उसको किस तरह से क्योर करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स क्योर। तो जब आपको उसकी प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो फिर आप डिफरेंट ऑप्शंस बनाएंगे उसके सॉल्यूशंस के, कि अगर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अचीव करने के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई, आपके पास 4-5 ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर उन 4-5 ऑप्शंस को आप इवेलुएट करते हैं, और वो इवेलुएशन क्या होगी, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, आपको कराची पहुंचना है, और अगर आपको कराची पहुंचना है कल सुबह तक, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप नंबर 1 यू कैन ट्रैवल बाय एयर, नंबर 2 यू कैन ट्रैवल बाय रेल, नंबर 3 यू कैन ट्रैवल बाय रोड, और रोड में फिर आगे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। अब जो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है या जो आपके लिए नॉट सूटेबल है, कि आप ये देखेंगे कि कल सुबह तक मुझे कौन सा ऑप्शन वहाँ पे पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ आप उसमें से डिलीट कर देंगे वो ये है कि यू कैन नॉट ट्रैवल बाय बस और बाय रोड। तो ये तो आप सुबह तक वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो नंबर 2 फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि अगर सुबह तक आपको वहाँ पहुँचना है तो यू कैन यूज़ ट्रेन और यू कैन यूज़ बाय एयर। अब जब ट्रेन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे कि अवेलेबिलिटी क्या है, क्या आपके रिक्वायर्ड टाइम पे ट्रेन वहाँ पे पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। अगर ट्रेन कल दोपहर को पहुँचेगी तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होता, तो फिर अल्टीमेटली आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपको बाय एयर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको अर्जेंसी है। इसी को अगर आप कन्वर्ट कर दें कि आपको हफ्ते बाद कराची जाना है, और अगर आपको हफ्ते बाद कराची जाना है तो उसमें ऑप्शंस आपके पास फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस है, उसमें आपकी अपनी गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो खुल जाती है जिसमें बस है। तो अगर आप आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम, आपके रिक्वायरमेंट बेसिकली डिसाइड करते हैं आपके ऑप्शंस को भी, तो उसकी इवैल्यूएशन की बेस पे फिर आप एक जो आपने बेस्ट ऑप्शन होगा आप उसको सिलेक्ट करते हैं और आप उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं समझा जाता जब तक आप उसको एट द एंड इवेलुएट नहीं कर लेते। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपने किसी भी एक बंदे की परफॉर्मेंस को असेस करना है। जैसे मैंने आपके साथ शायद क्लास में डिस्कस भी किया था कि सबसे आसान असेसमेंट जो है वो मार्केटिंग वालों की है कि आप उनको टारगेट्स दे देते हैं कि यू आर सपोज टू सेल दिस मच यूनिट्स। अगर वो दिस मच यूनिट्स जो हैं वो सेल कर देते हैं तो आप उनकी ग्रेडिंग कर देते हैं कि अगर उन्होंने, आपने उनको कह दिया है जी कि अगर आपने महीने में 100 यूनिट बेचे तो आप सी कैटेगरी में हैं, अगर आपने बी में फॉल करना है तो आपको 120 सेल करने हैं, और अगर आप 150 सेल कर देते हैं तो आप ए कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो वो जो ए बी एंड सी की कैटेगरी है, सो दैट कैटेगरी इज़ एक्चुअली नोन कि आपने उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया है, और ये परफॉर्मेंस इवेलुएशन ही आपको बताएगी कि आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से जो है वो आपका एक रैशनल डिसीजन जो है वो चलता है। फिर आपके पास यहाँ पे जो एग्जांपल वो यहाँ पे दे रहा है उसमें फिर वो बात कर रहा है द सेकंड स्टेप की, जिसमें ये आता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, उन ऑप्शंस में से आपने एक जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब आप उस बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो आपके पास यहाँ पे डिस्कस की गई है, इसको आप एक नज़र देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस डॉक्यूमेंट को शेयर करने का मकसद आपके साथ ये है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक और डायग्राम शेयर की गई है कि जब आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको किस तरह से सपोर्ट करता है। अब ये देखें कि नंबर 1 पे आपके पास आ गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।
आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। मैनेजर्स के ऐप पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फ़ौरन बाद आप चले जाएंगे ऑप्शंस क्रिएशन पे। जब आप ऑप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास इवेलुएशन का स्टेप आ जाता है। लेकिन जब आप उसको MIS के साथ क्रिएट करते हैं तो आपके पास जब प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स और क्यूरीज। वो रिपोर्ट्स आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करके देता है। फिर आपके पास आ जाता है एक स्टेप, इससे जब हम आगे जाएंगे तो वो आपके पास है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो आपको ये बताता है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है तो वो किस तरह से आप डिसीजंस लेंगे। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड एनवायरनमेंट स्कैन, उसकी बेस पे आप ऑप्शंस में जाएंगे और वो स्टोर ऑप्शंस एंड इवेलुएट क्राइटेरिया, उसकी बेस पे फिर आप इवेलुएट करेंगे ऑप्शंस को और ऑप्शंस को आप रैंक करने के बाद जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन सिस्टम ही आपको बता देगा कि क्या आपने इम्प्लीमेंट करना है और स्ट्रेट अवे वो चीज़ें आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में चली जाती हैं। फिर आता है यहाँ पे कंप्लीटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जब आपको कोई एक प्रॉब्लम आता है तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। Although a decision is made, the larger problem solving is not yet over. A decision officially put in force so that it becomes a guide for the conduct. The manager decision maker then needs to monitor effects of the decision. He expects that the decision will resolve the problem for which it was made. This may happen so or not quite as expected. This monitoring makes the fourth step in the entire problem solving process. If the decision effects are as expected, the decision maker does not need to intervene. However, if the decision has not produced expected effects, the decision maker has to take another step towards adjusting the decision. In the given example, if the sales do not recover within the expected period, the decision maker needs to adjust their decision. For example, if option 1 was the winner, the decision maker need to get back to the negotiation table with the distributor after adjusting the solution. एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया गया था, उस प्रॉब्लम को वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने इस एक डॉक्यूमेंट को पढ़ के वहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से पहले तक आपने स्टडी करना है और उस स्टडी की बेस पे फिर हम आगे चलेंगे कि आपके साथ जो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मेरे से ले ले प्लीज। एनीबडी? हेलो? So if you have any question, please. No sir. CR, Yes sir. बेटा ये मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो ये फ़ाइल आपने बाकी लोगों के साथ शेयर कर देनी है। तो जी सर। अभी जहाँ तक हमने डिस्कस किया है इसको एक नज़र देखेंगे, फिर जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम लेंगे और फिर इससे आगे चलेंगे। ठीक हो गया? जी सर। अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबडी? सब कुछ समझ आ गया? सो आई कैन अंडरस्टैंड किस किस को समझ आया, है ना CR?
ग्रुप को सर जी ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल काम था। अभी कुछ स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही है। तो इसमें क्या था, पहले इससे इससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव एसएमएस मैं आपको सेंड नहीं कर सकता था, जिसमें आपको लिंक दिया गया है कि आप उस लिंक को जाके क्लिक करेंगे, सीधा उस एप्लीकेशन में चले जाएंगे, मीटिंग का पासवर्ड, मीटिंग का सारा कुछ आपके साथ शेयर था, और सिंपली आपने उसको लॉगिन करना था और स्ट्रेट अवे आप इस मीटिंग में आ जाना था। इशू कहाँ है? सॉरी, कुछ लोगों को वैसे ही सर आदत होती है कि ये कुछ अपना ही मसला है। चलें कोई बात नहीं, हम हर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर सकते ना। यस So no more questions. CR. चलें ठीक है जी, ये फ़ाइल मैं फिर अपने आपके सीआर के साथ शेयर कर देता हूँ, तो ये सीआर आपको फ़ाइल सेंड कर देगा, इसको एक नज़र देख लें। तो कल हम फिर से इसी तरह से एक सेशन रखेंगे और फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि ये फ़ाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो काइंडली इसको एक नज़र पहले पढ़ के आइएगा, सो दैट कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। है ना अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।